नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। जनपद पुलिस को और अधिक बेहतर करने के लिए सरकार ने विभाग को डायल 112 की 12 गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं। इन गाड़ियों में 9 4 पहिया पीआरवी और 3 बाइक है। इन सभी गाड़ियों को जिले के एसपी हेमराज मीणा, एसपी ग्रामीण चिराग जैन, एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी और एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी हेमराज मीणा ने कहा कि पीआरवी रूफ माउंटेड कैमरा से सुसज्जित है। इसके साथ ही घटनास्थल का फोटो और वीडियो लेने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही आकस्मिक सेवाओं जैसे पुलिस, फायर सर्विस, मेडिकल सर्विस, महिला पीआरवी, महिला रात्रि सुरक्षा सेवा से संबंधित आजमगढ़ के नागरिक आपातकालीन हेल्पलाइन 112 का सही समय पर प्रयोग कर पुलिस के सहयोग से किसी भी समय सुरक्षा सेवा प्राप्त कर सकते हैं। नई प्राप्त 4 पहिया पीआरवी में से जनपद आजमगढ़ के थाना महाराजगंज को 2 पीआरवी तथा थाना सरायमीर, मुबारकपुर, कप्तानगंज, मेहनगढ़, तरवो, दीदारगंज व देवगौव को क्रमशः 1-1 पीआरवी तथा प्राप्त 2 पहिया में से देवगौव, पवई व सिधारी को क्रमशः 1-1 पीआरवी आवंटित की गई है, जो उक्त थाना क्षेत्रों में रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने का कार्य करेंगे। जानकारी है कि यूपी 112 लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है और जो फेज फर्स्ट में जो गाड़ियां आवंटित हुई थी उनमें से कुछ गाड़ियां जो कंडम हो गई थी और उनकी जगह नई गाड़ियां हैं वो भी परिवर्तित की जा रही है। उसी के क्रम में पहले जनपद को 14 नई स्कॉर्पियो गाड़ियां मिली थी और इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में उसमें सीसीटीवी कैमरा है वो भी लगा हुआ है। और आज 9 जो गाड़ियां हैं स्कॉर्पियो वो और जनपद को मिली है और 3 इसमें जो दोपहिया वाहन भी हैं जो कि पल्सर मोटरसाइकिल है और इनमें भी मतलब सारे जो नए इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं। तो इस तरीके से ये एक फेज़ 2 के तहत जो सारी जो गाड़ियां हैं जो पुरानी हो गई है, कंडम हो गई है, उनकी जगह नई गाड़ियों को रिप्लेस किया जा रहा है और कुछ गाड़ियों की संख्या भी इसमें बड़ी है। इससे न केवल अपराध नियंत्रण पे बल्कि जो यहाँ पे और जो पुलिस की जो प्रेजेंस है उसको बहुत अच्छा किया जा सकेगा और साथ ही साथ जो नए कानून आए हैं उन्हीं के मद्देनज़र भी इनमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। यदि कोई बड़ी घटना होती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है या कोई सीन ऑफ क्राइम पे गाड़ियाँ जाती है तो इनमें जो कैमरे लगे हुए हैं वो वहाँ पे घटना स्थल है उसका रिकॉर्डिंग भी करेंगे, जिससे कि जो साक्ष्य का संकलन भी किया जा सकेगा और आगे आने वाले टाइम में अपराध नियंत्रण में और उसके बाद में जो कोर्ट्स के मैटर्स हैं ट्रायल में वहाँ पे सज़ा कराने में भी आसानी होगी। और इनके माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं कि जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनका जो फीड है उसको कहीं से भी रिमोटली भी एक्सेस किया जा सकता है, तो जिससे कि आप कहीं पर भी बैठ के और यदि कहीं पर घटना स्थल पर कोई इस तरह की चीज़ें हो रही है तो उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं और उसमें आप टाइम पे डायरेक्शन से भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो गाड़ियाँ आई है इनका जो आजमगढ़ पुलिस है इसको बड़ा इसमें सहयोग मिलेगा और आने वाले टाइम में पुलिस को और भी इस तरह के जो संसाधन है वो मिलेंगे, जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति है और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अच्छे से मेंटेन करें और अपराध पे पूरी तरीके से नियंत्रण करने में इन सब चीज़ों का बड़ा सहयोग मिलेगा। आजमगढ़ जिले के देवारा क्षेत्र में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। गुरुवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा तहसील सगड़ी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महुला, गांगेपुर, हाजीपुर बाढ़ चौकियों पर उपस्थित ग्रामीणों को बाढ़ से बचने के बारे में बताया गया और संबंधित अधिकारियों को बाढ़ से अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि बाढ़ क्षेत्र में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, साफ सफाई, स्वच्छता पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें,
गांव में दवा का वितरण करें तथा पशुओं का टीकाकरण और प्रभावित लोगों को सकुशल बाहर निकाला जाए। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी बाढ़ चौकियां अलर्ट मोड पर रहें और संबंधित सभी कर्मचारी बाढ़ चौकियों पर 24 घंटा निगरानी करें, जिससे ग्रामीणों को किसी प्रकार की समस्या न हो। एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने बताया कि अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। घाघरा नदी 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 3 ऐसे गांव हैं जिनका मार्ग प्रभावित है। आबादी अभी सुरक्षित है और बताया कि 14 बाढ़ राहत शिविर और 10 बाढ़ चौकियां सक्रिय है। मेडिकल कैंप में सभी दवाओं की व्यवस्था है। पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। हमारे पास 591 छोटी बड़ी नाव हैं, जिसमें से 236 नाव प्री पोजिशनिंग पर रखी गई है। इसके साथ ही एक कंपनी पीएसी अलर्ट मोड पर है। कहा कि बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी है। नदी खतरे के जो निशान है उससे लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर थी और वर्तमान में वहाँ पर कोई ऐसी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। 3 गांव ऐसे हैं जिनमें जो हमारा जलमार्ग जो मार्ग है वो प्रभावित था और आंशिक रूप से वो प्रभावित था और आबादी सुरक्षित है। अभी कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं कि वहाँ पानी गया हो। जो हमारी तैयारियां हैं उसमें हमने 14 बाढ़ राहत शिविर और हमारे जितनी बाढ़ चौकियां हैं 10 बाढ़ चौकियां सभी सक्रिय स्थिति में हैं। मेडिकल कैंप लगे हुए हैं और साथ ही साथ जितनी भी आवश्यक वहाँ दवाइयाँ हैं, चाहे एंटीवेनम हो, वो सब चीज़ें भी वहाँ पर प्रचुर मात्रा में हैं। लोगों को दवाइयों का वितरण भी हो रहा है और पशुओं का टीकाकरण भी किया जा रहा है। साथ ही जो प्री पोजिशनिंग में है वो नावें हमारे पास लगभग 591 बड़ी छोटी मिला के नाव हैं, जिसमें से 236 नाव को हम लोग ने प्री पोजिशनिंग कर रखा। यहाँ पर एक पीएसी की बटालियन भी है, पीएसी की कंपनी है जिसको भी वो भी अलर्ट मोड पे है और उसके भी जो भी नाव हैं या स्टीमर्स हैं वो सब क्षेत्र में सब लगे हुए हैं। हम लोग की तैयारियाँ पूरी हैं। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं बननी चाहिए और अगर बनती है तो हम लोग उससे निपट लेंगे। ये भी कोई आबादी प्रभावित है। सर, विस्थापन की अभी कोई स्थिति नहीं है? नहीं, अभी कोई नहीं आई है और 1-2 गांव में अगर कटान की थोड़ी बहुत स्थिति थी तो वो हम लोग उसका आकलन कर रहे हैं और उसमें जो भी उसका मुआवजा होता है वो हम लोग उसको समय से। प्राथमिक विद्यालय सभी यदि काम करते हैं, कहीं बंद नहीं किया जाए? नहीं, वो सब अभी चल रहा है। शुक्रवार को विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के अवसर पर अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दलसिंगार से 2 सारथी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर नगर क्षेत्र में जागरूकता के लिए रवाना किया। इस अवसर पर केंद्र पर आयोजित हुए कार्यक्रम में सास बेटा बहू सम्मेलन का आयोजन कर लाभार्थियों को परिवार नियोजन संबंधी जानकारी प्रदान की गई। संगोष्ठी में शहरी क्षेत्र के सास बेटा एवं बहू द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं उनके द्वारा अपनाई जा रही परिवार नियोजन की विधियों पर चर्चा की गई। अपर निदेशक ने समस्त एएनएम एवं आशा को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करें, जिससे आम जनमानस को स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके। आज विश्व जनसंख्या दिवस और जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है दलसिंगार में और इसमें आशा बहुएं और उनकी सास बेटाओं को बुलाया गया था एक सम्मेलन के तौर पे। उसके संबंधित एएनएम भी मौजूद थी। लाभार्थी के साथ साथ हम लोग इस जितने परिवार नियोजन के संसाधन हैं उसके बारे में हम लोग बताएंगे। सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में गुरुवार को चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव व स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा पल्लवी ने अपनी सेवाओं का शुभारंभ किया। हॉस्पिटल के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद यादव ने माल्यार्पण एवं बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर पंकज यादव द्वारा बरसात के समय में बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि फल सब्जियों को अच्छे तरीके से धुलकर प्रयोग करें और पोषित आहार ही ग्रहण करें। डायरिया या दस्त होने के स्थिति में ओआरएस के घोल का इस्तेमाल करें व डिहाइड्रेशन से बचें। तेज बुखार या खांसी,
जुकाम होने पर डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। स्वयं से दवाएं न लें। दूषित पानी पीने से अपने बच्चों को बचाएं। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, मतलब एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पे एसोसिएट हुआ हूँ। मेरी जो पढ़ाई और जितना भी एजुकेशन है वो कानपुर में हुआ है, जेएसवी मेडिकल कॉलेज कानपुर में। उसके बाद मैं अपनी आगे की फेलोशिप्स और बाकी आगे की पढ़ाई मैंने दिल्ली से की है, जहाँ पे मैंने अपनी सेवाएं विभिन्न अस्पतालों में, कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी है। और एक रिच एक्सपोजर लेने के बाद फिर मैं आजमगढ़ की तरफ मूव किया हूँ। आजमगढ़ में मैं कुछ समय से कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ। और सर्वोदय हॉस्पिटल के बारे में जब मुझे पता चला कि ये लोग गरीबों और आम जनता के लिए मदद का कार्य करने के लिए आगे बढ़े हैं, तो उसमें मैं सहयोग देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों, वो भी कम खर्चे में उपलब्ध हों, विथ जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज हैं उसके साथ में लोगों को सेवाएं मिलें। और इसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं अपनी सेवाओं का जो समय है वो मोस्टली मैं शाम को अपना समय दूंगा, जिसमें आके लोग अपनी ओपीडी अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार से लगेगा कि उनको एडमिशन की ज़रूरत है, उनको एडमिट करके इलाज करने की ज़रूरत है, तो वो भी सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। जी, बेसिकली जो सबसे कॉमन बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से बच्चों को परेशानियां होती हैं, वो डायरिया, निमोनिया, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये तो आम तौर पे हमें मिलता ही मिलता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चों में जो सबसे ख़तरे वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इंसेफ्लाइटिस हो गया, या कभी कभी झटके वाली बीमारियां हो गई, या सांस की तकलीफ़ हो गई, तो ये वाले प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों को काफ़ी सीरियस परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इन सभी परेशानियों के लिए भी हम लोग यहाँ पे तत्पर रहेंगे कि उस तरह की उस लेवल की सेवाएं यहाँ पे दे पाएँ। और जनरल वार्ड से लगाए हुए आईसीयू तक की सेवाएं हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा पल्लवी ने बरसात के समय में गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। कहा कि बरसात के समय महिलाएं मासिक धर्म के दौरान हाइजीन का ध्यान रखें, कपड़े का इस्तेमाल न करें, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, यूटीआई से बचें, साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छ जल व पौष्टिक आहार का सेवन करें तथा बाहरी खानपान से बचें। गर्भवती महिलाएं बारिश के दौरान फिसलन वाली जगहों पर जाने से बचें। नवजात शिशु को जन्म दी हुई मां स्तनपान के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखें एवं इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों में गिलापन या नमी न हो, नहीं तो विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन होने का डर होता है, जिससे जच्चा एवं बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। बुद्धा मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई की हूँ। उसके बाद मैंने पटना मेडिकल कॉलेज IGIMS में अपनी सेवाएं दी। पिछले 4 साल से मैं आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अभी आप सर्वोदय हॉस्पिटल से जुड़ी हैं जी, तो क्या क्या सुविधाएं हैं आपकी तरफ से? मरीजों को क्या आश्वासन है, किस तरह की बेहतर सुविधाएं आप हैं? जी, अभी मैं सर्वोदय हॉस्पिटल से जुड़ी हूँ। यहाँ की सबसे मेन बात ये है कि यहाँ कम से कम रिसोर्सेज में अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाएगी। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी से लेकर सिजेरियन, बच्चेदानी का बाहर आना, सारी तरह की ऑपरेशनें उपलब्ध हैं। मैं सर्वोदय हॉस्पिटल का सारा सेटअप देखी हूँ जो काफ़ी आधुनिक है। ये है कि शुरू से चेकअप करवाएं, एक्टिव रहे महिलाएं। और महिलाओं के किन किन रोगों से संबंधित इलाज यहाँ पे आपके द्वारा किया जाएगा? जी, महिलाओं की इनफर्टिलिटी की समस्या अभी काफ़ी हो गई है, तो इनफर्टिलिटी की यहाँ सेवाएं उपलब्ध हैं। बच्चेदानी का बाहर आना, लिकोरिया हो गया, तमाम महिलाओं संबंधित बीमारी की इलाज यहाँ होगी। इस अवसर पर संस्थापक राजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। सर्वोदय हॉस्पिटल में टोटल 6 डॉक्टर हो गए। हार्ट के डॉक्टर हुए हैं, मेडिसिन के हैं, जो है आर्थो के हैं, डेंटिस्ट हैं,
अभी आज सरोदा हॉस्पिटल में हमारे पास डॉक्टर पंकज जी जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, बैठेंगे जो है। और डॉक्टर ऋचा जी हैं जो गायनी की हैं जो है, वो महिलाओं के जो है डिलीवरी से लेकर नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन, जो भी महिलाओं के अतिरिक्त समस्याएं रहेंगी उसके लिए जो है आप सेवा देंगे। डॉक्टर पंकज जी भी जो है बच्चों के लिए एक बेहतर, आजमगढ़ जनपद के लिए हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आप आजमगढ़ जनपद में सेवा दे रहे हैं और अब सरोदा हॉस्पिटल में भी सेवा देंगे। और मेरा सरोदा हॉस्पिटल में लगातार प्रयास है कि अच्छे लोगों को जोड़ूं, अच्छे डॉक्टर्स बैठें और इस क्षेत्र की जनता को अच्छी सुविधा दिया जाए और कम फाइनेंशियल जो भी इस तरह की कोई दिक्कतें हैं वो उनके लिए भी सरोदा हॉस्पिटल हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहेगा। सर, सरोदा ग्रुप जो है एजुकेशन को लेकर बड़े कैनवास पे काम करता है, बड़ा नाम है उसका। अचानक से हॉस्पिटल की तरफ मूव करने का क्या मकसद है आपका? शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा में भी मेरा झुकाव हमेशा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी इसमें भी मेरा एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने का मैं पहले से ही सोचा था और उसको हॉस्पिटल बनवाया, सुचारू रूप से संचालित करा रहा हूँ। जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर रिजल्ट दे रहा हूँ और बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ, उसमें गरीब के भी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी सारे बच्चे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस दें और कम उसमें जो है संसाधन में जो फीस में के बावजूद भी हम बेहतर रिजल्ट भी देना चाह रहे हैं और सारी सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। उसी तरह मेरा हॉस्पिटल में भी उद्देश्य है कि आज के दौर में हमें किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सेवा एक बार देगा, सभी अच्छे डॉक्टर हैं, उनको लगेगा कि और जगह से सरोदा हॉस्पिटल बहुत बेहतर है। जो अगर गरीब दुखिया रहेगा, जिनके पास एकदम मतलब इलाज कराने की व्यवस्था नहीं रहेगी, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि वो भी हॉस्पिटल में आए और स्वस्थ हो। डॉक्टर साहब से निवेदन किया जाएगा, कुछ केसेज ऐसे भी आ जाते हैं कि जिनका हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका इलाज करें, उनको स्वस्थ करके भेजे जाए। साइबर ठग अकाउंट को खाली करने के लिए हर रोज नित हथकंडे अपना रहे हैं, कभी परिचित बनकर तो कभी QR कोड भेजकर। ठगी के मामलों में आई जागरूकता पश्चात अब शातिर फ्लैश मैसेज के जरिए फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे हैं। शातिरों के इस नए ट्रेंड ने पुलिस की भी चिंता बढ़ा दी है। नोडल अधिकारी साइबर अपराध विवेक त्रिपाठी ने बताया कि ऐसा ही एक मामला आया जिसे साइबर सेल ने सॉल्व किया। उन्होंने बताया कि परमेश्वर कुमार निवासी संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को एक अज्ञात नंबर से फ्लैश मैसेज द्वारा एक लिंक आया, जिस पर उनके द्वारा बिना जांचे क्लिक कर दिया गया व लिंक ओपन होने पर उन्होंने अपना UPI पिन भी डाल दिया गया। इसके बाद उनके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 20,000 रुपए कट गया। इस साइबर फ्रॉड की जानकारी 9 जुलाई को साइबर सेल आजमगढ़ को दी गई, जिस पर साइबर सेल में नियुक्त मुख्य आरक्षी मुकेश भारती द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से साइबर अपराधियों द्वारा निकाले गए रुपयों को ब्लॉक कराते हुए आवेदक के खाते में वापस कराया गया। फ्रॉड हुए पैसे तुरंत वापस होने पर शिकायतकर्ता द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ द्वारा किए गए कार्य की सराहना की गई एवं आभार जताया। अवगत है जो कंपनियां हैं, जैसे हमारी सिम जिस कंपनी की है, एयरटेल, वोडा या जियो की, ये लोग जैसे आपके जो अवधि ख़त्म होती है आपके डेटा प्लान की, तो उसके लिए मैसेज भेजते हैं। ऐसे मैसेजेस को फ्लैश मैसेज कहा जाता है। और कोई बिल का भुगतान करना होता है तो ऐसे मैसेज आते हैं कंपनियों की तरफ से। इसी की आड़ में धोखाधड़ी करने वाले, साइबर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति फर्जी मैसेज बनाते हैं और वो कंपनियों के नाम से उसमें 1-2 शब्द चेंज कर देते हैं कंपनियों के नाम से, फिर उसको जनता को भेजते हैं और पब्लिक को ये लगता है कि ये जेन्युइन मैसेज है। उसमें एक लिंक होता है, उस लिंक पे अगर आप क्लिक कर देते हैं और उसमें ये लिखा रहता है कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पैसे प्राप्त होंगे, और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं और UPI अपना कोड डालते हैं, वो पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है। ऐसा ही एक प्रकरण साइबर सेल जनपद आजमगढ़ द्वारा सॉल्व किया गया है। इसमें 20,000 रुपये चले गए थे। एक व्यक्ति द्वारा
ऐसे मैसेज पे क्लिक किया गया और अपना UPI पिन डाल दिया गया। वो सराय मीर के संजरपुर थाने का रहने वाला है, संजरपुर गांव का रहने वाला है। तो उसके पैसे तक 2 दिवस के अंदर साइबर सेल द्वारा वापस करा दिए गए थे। आप लोगों के माध्यम से ये अपील है जनता के सामान्य व्यक्तियों से कि कभी भी ऐसे मैसेजेस को बिना वेरीफाई किए क्लिक ना करें। इसमें कभी-कभी ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि मोनू ने आपके लिए पैसा भेजा है, सोनू ने आपके लिए पैसा भेजा है। तो आपके किसी परिचित का नाम वैसा लग रहा होगा, आप उस पे कभी लालच में ना आकर के क्लिक ना करें। उसको वेरीफाई करके उसके बाद ही उस पर कोई कार्रवाई करें। अगर कोई अपराध होता है 1930 पे तत्काल शिकायत दर्ज करें और जो साइबर थाना है, साइबर सेल है आजमगढ़, उसमें भी शिकायत करें। अगर 3 दिन के अंदर आप शिकायत कर देते हैं, उस पैसे को होल्ड करके रुकवाया जा सकता है। उसके बाद विलम्ब होने पे पैसा निकल जाता है। आजमगढ़ जिले में पहली बार ग्लोबल हॉस्पिटल में एक महिला का शोल्डर रिप्लेसमेंट का सफल ऑपरेशन किया गया। सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग राय ने किया है। मिली जानकारी के अनुसार कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अमिलाई गांव निवासी प्रेमशिला राय उम्र 55 वर्ष कुछ दिनों पूर्व अपने घर पर ही फिसल कर गिर गई थी। उसके बाद उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया था। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद कंधे के दर्द से वह लगातार परेशान थी। ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर अनुराग राय से परामर्श लेने के बाद उनकी बीमारी और दर्द का कारण का पता चला। डॉक्टर अनुराग राय ने अपनी टीम के साथ 2 घंटा 40 मिनट का शोल्डर रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया, जो कि सफल रहा। अब मरीज स्वस्थ है और उसमें तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टर अनुराग राय ने बताया कि जिनका कंधा शुगर की वजह से जाम हो जाता है या कोई पुराना फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से कंधा खुलता नहीं है, उस स्थिति में कंधा बदलना पड़ता है। ग्लोबल हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि अस्पताल में निरंतर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जनपद के मरीजों को जिन समस्याओं के लिए दूसरे जनपद में जाना पड़ता था, उसे जनपद में उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष कार्ड धारकों को भी हमारा संस्थान निरंतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। ये जो आप अभी प्रत्यारोपण की बात आप कर रहे हैं, ये दिस इज़ अ वेरी अनकॉमन सर्जरी जो अभी बहुत कॉमनली परफॉर्म नहीं की जाती है। ये उन पेशेंट्स में की जाती है जो हाईली डायबिटिक होते हैं। जैसे जो बहुत हाईली डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका आपने सुना होगा फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधा जाम होना, हम लोग जो लोकल भाषा में बोलते हैं कंधे का जाम होना, उसमें ये सर्जरी परफॉर्म होती है बॉम्बे वगैरह में। लेकिन ये पेशेंट जो मेरा था, ये पेशेंट का जो कंधा था ये एक बार गिर गई थी जिसकी वजह से चोट आ गई थी इसमें, और हल्का सा माइनर सा फ्रैक्चर था। तो उस फ्रैक्चर को नेगलेक्ट हो गया था, फ्रैक्चर को कहीं पे। तो वो लोग जब मेरे पास आए तो मैंने उनको बताया कि उसके लिए फिर कुछ मेडिसिन दी और फिजियोथेरेपी करवाया, बट उसमें कुछ आउटकम और रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो इसलिए फिर उसको मैंने डिसाइड किया कि उसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा। पेशेंट को समझाया, रिलेटिव्स को समझाया, क्योंकि एक सर्जरी को लेके अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं है आजमगढ़ में। तो उसको समझाने के बाद में वो एग्री हुए और फिर मैंने उनको ऑपरेट किया। और ये जो सर्जरी है इसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग की मेडिकल ऑर्थोपेडिक लैंग्वेज है उसमें हम बोलते हैं रिवर्स शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी। इसमें कैसा होता है कि दिस इज़ अ वेरी टफ सर्जरी। इसमें पूरे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सस होता है, बहुत सी ऐसी नर्व होती हैं जो हमारे हाथ को कंट्रोल करती हैं, और साथ में कुछ वेन्स होती हैं जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई देती हैं। तो उसको पूरा बचा कर जो अप्रोच लेना पड़ता है उसको करना, और काफ़ी टाइम टेकिंग सर्जरी होता है। तो रिलेटिव को पूरा समझाया, उसका आउटकम बताया, उसका ये भी वो पूछा था कि मान लीजिए अगर सर फेल कर जाए तो हमें वो भी पॉइंट मैंने समझाया। उसके बाद में फिर यहाँ पर ग्लोबल में मैंने उसको परफॉर्म किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। चूँकि आई थिंक सर ने वीडियो अगर आप लोगों को दिखाया होगा, आज 12th डे था उनका स्टिचर रिमूवल का, और तभी उनका हाथ उठ रहा है, बाकी मूवमेंट्स हो रहे हैं। जिले में पहला ऑपरेशन था इस तरह का या पहले भी हो चुका है? शायद हो सकता है पहले हुआ हो, मेरे नॉलेज में ना हो। लेकिन इधर तो जो इम्प्लांट सप्लायर से, जो बॉम्बे से मैंने इम्प्लांट मंगाया था, उन्होंने बोला कि नहीं सर इस जोन में हम देते ही नहीं हैं इम्प्लांट। फिर मुझे बॉम्बे से ये इम्प्लांट मंगाना पड़ा और फिर जाके इसको हुआ। फिर उन्होंने ही बताया कि ये अभी तक इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ नहीं था। इट्स अ कंप्लीट शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी। इस ऑपरेशन को करने में कितने घंटे का समय? कम से कम 2 घंटे का, 2.5 घंटे का टाइम मुझे लगा था अप्रोच को। एंड जो कॉस्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट इम्प्लांट करीब इसमें 35 से 40 हज़ार रुपये का इम्प्लांट था, और टोटल 65,000 का इम्प्लांट था, और बाकी सर्जरी का कॉस्ट
70-80 तक पड़ा है, 70,000 तक पड़ा है। शोल्डर फ्रोजन क्या सिर्फ शुगर पेशेंट में होता है? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। जो फ्रोजन शोल्डर की बीमारी होती है वो शुगर के पेशेंट में नहीं होती है, वो ओल्ड एज में भी हो जाता है, हाथ का जाम होना, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती हैं। शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी उसमें लास्ट स्टेज ट्रीटमेंट है और लास्ट स्टेज सर्जिकल इंटरवेंशन है। इसको बहुत मैंने पहले ही यूज़ किया, वर्ड की बहुत कॉमन नहीं क्या करते हैं हम लोग, बहुत रेयर सर्जरीज में ये आता है शोल्डर परिस्थितियों में होता है ये? जब कंधा पूरी तरह जाम हो जाए और हम मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से उसको कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें लगातार बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जब हमें लगता है लास्ट में क्या होता है फिजियोथेरेपी में या मेडिसिन से कि बाद में पेशेंट को हाथ में जलन चालू हो जाती है और झंझनाहट चालू होती है, इसका मतलब ये होता है कि नर्व इम्पिंजमेंट हो रहा है उसमें, तो इसके लिए फिर हम लोग शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे करके पेशेंट मतलब इस बीमारी से कोई व्यक्ति बच सकता है? हाँ बिल्कुल, कुछ लोग स्टेरॉयड का इंजेक्शन भी देते हैं, मैं नहीं देता हूँ, इसमें स्टेरॉयड का इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, उससे भी होता है। कुछ लोग अंडर जीए इसको मैनिपुलेट करा देते हैं, बेहोश करके इसको मैनिपुलेशन कराते हैं, वो सब इस पेशेंट में हो चुका था ऑलरेडी। इसके बाद इस तरह के पेशेंट देखिए, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट होता है, तो उसमें कैसा है कि पेशेंट को चलना हम लोग बोल देते हैं कि डे सेकंड से आप चलिए, तो सेम इसमें भी कुछ खास प्रिकॉशन नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग को कुछ दिन तक बचाना पड़ेगा। और इम्प्लांट बहुत अच्छा है तो MRI कंफर्टेबल और ये सब चीज़ें हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रिकॉशन चैलेंजिंग तो ऑलमोस्ट ऑर्थोपेडिक्स की सारी सर्जरीज ही होती हैं। चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज था रिलेटिव को समझाना मनाना, क्योंकि वो बोले थे कि ये सर्जरी तो सर होती ही नहीं है, उनको कोई बता देगा शोल्डर कहाँ बदला जाता है, फिर मैंने बताया शोल्डर बदला जाता है, मैंने बदला है, उनको पुराने कुछ एक्सरेज दिखाए, तब जाकर वो माने। एंड उसके बाद में मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि पेशेंट डायबिटिक भी था, हेमोग्लोबिन कम था, तो ब्लड वगैरह अरेंज करके उनका शुगर कंट्रोल में लाके तब जाके हम लोगों ने उसको परफॉर्म किया। ये एक बहुत ही जटिल सर्जरी थी और थैंक्स डॉक्टर अनुराग राय कि उन्होंने आजमगढ़ में इस तरह की शुरुआत की है। और मैं खुद आजमगढ़ जब आया था 2015 में, तो इस तरह की सर्जरियाँ बहुत रेयरली परफॉर्म होती थी, इंक्लूडिंग नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट भी कुछ ही सर्जन करते थे और यंग लड़के करते थे और यंग ही सर्जन करते थे। और धीरे धीरे काफ़ी कॉमन होने लगा कि नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट, लेकिन शोल्डर रिप्लेसमेंट जहाँ तक मैंने अपने डाटास के हिसाब से पता किया कि ये इधर सबसे पहली सर्जरी है, शायद आजमगढ़ में इधर की जून की पहली सर्जरी है। इंस्टीट्यूट लेवल पे डेफिनेटली हो सकता है SGPGI या KGMC या लखनऊ में हो रही हो या कुछ डॉक्टर्स कर रहे हो, लेकिन डाटाज एज सच मेरे पास नहीं था, क्योंकि KG में और कई इंस्टीट्यूट्स में हमारे दोस्त हैं, बट अभी वो इस तरह की सर्जरी देख नहीं पाए हैं। तो लेकिन डेफिनेटली लखनऊ के प्राइवेट सेक्टरों में कुछ ये सर्जरी हुई होगी जिसके डाटाज मेरे पास नहीं है। लेकिन डेफिनेटली सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसी सर्जरी के लिए मुझे याद है कि मैं 2016 में एक नी रिप्लेसमेंट के लिए भी आजमगढ़ में इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, अपने पिताजी को लेके लखनऊ में ऑपरेशन कराया था। तो उसी समय मुझे लगा था कि यार जो वही डॉक्टर्स उसी हॉस्पिटलों से निकल के हर जगह रह रहे हैं, वो जयपुर में सेटल हो या लखनऊ में हो या आजमगढ़ में हो, तो ये सर्जरी यहाँ क्यों नहीं परफॉर्म हो सकती। तो फिर धीरे धीरे नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट तो आजमगढ़ में शुरू हुआ, हमारे हॉस्पिटल में शुरू हुआ। लगभग 15 से 20 नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट डॉक्टर अनुराग राय पर मंथ करते हैं। और चूँकि ये बम्बई से ही पढ़ाई लिखाई की है, इन्होंने MBBS भी KEM से किया है, ब्रिज कैंडी में इन्होंने काम किया है। ब्रिज कैंडी इंडिया का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है स्पेशली आर्थो सेंटर्स के लिए, जो सारे सेलिब्रिटी से लेकर वहाँ इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आते हैं। तो डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस रहा था उस फील्ड में, तो इन्होंने उसका एक्सक्लूजन यहाँ पे आजमगढ़ में किया। और ये आजमगढ़ के लिए भी अच्छी बात है कि यही सर्जरी कराने के लिए आदमी को दिल्ली जाना पड़ता था, बम्बई जाना पड़ता था। जैसे आज भी बहुत सी फील्ड में हमें आज नहीं लग रहा है, लेकिन हमें टाटा जाना पड़ता है कैंसर्स के लिए। भगवान करे कि कोई जल्दी ही अच्छा हमको सर्जन भी आजमगढ़ को मिले जो टाटा को हमें न जाना पड़े। तो इसी तरह के आज से 5 साल पहले या 2 साल पहले सब फील्ड में हमें जाना पड़ता था, या तो लखनऊ जाना पड़ता था या बम्बई जाना पड़ता था। अब तो ज़्यादातर लोग आजमगढ़ की मेडिकल फील्ड अच्छा कर रही है। हमारे हॉस्पिटल्स की टीम है, डॉक्टर कार्डियोलॉजी में अच्छा काम हो रहा है, एंजियोग्राफी से एंजियोप्लास्टी सब कुछ हो रही है, न्यूरो सर्जरी में अच्छा काम हो रहा है। डॉक्टर साहब के उससे रिप्लेसमेंट सर्जरियाँ शुरू हुई है। ट्रॉमा तो पहले से ही यहाँ के ऑर्थोपेडिक्स आजमगढ़ की मेडिकल फैकल्टी बहुत अच्छा काम कर रही थी, काफ़ी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन यहाँ थे। डेफिनेटली जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने ये कहा कि इसका रिजल्ट ओरिएंटेशन रेशियो आप देख लीजिए, क्योंकि करना ही केवल काम नहीं है, उसका रिजल्ट देना सबसे बड़ा काम है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको किसी ऑर्थोपेडिशियन ने भी कहा, अरे कंधा कहाँ बदला जाता है, तो मैं उनकी बात समझ सकता हूँ। उन्होंने भी नहीं देखा था, इंक्लूडिंग
डॉक्टर अनुराग से पहले मैंने भी अपने जहाँ MBBS MS MCH किया है, कंधा प्रत्यारोपण मैंने भी अपने इंस्टीट्यूट में अहमदाबाद में भी नहीं देखा था। तो एक डॉक्टर का ये कहना कि कंधा पतला ही नहीं जाता है, ये कोई बड़ी कॉमन बात थी। तब ये कन्विंस करना किसी पेशेंट को कि नहीं, कंधा बदला जाता है और कंधा आपका उठेगा और आपके सारे फंक्शंस भी रहेंगे। डेफिनेटली मैं खुद एक प्लास्टिक सर्जन हूँ, तो यहाँ ब्रैकियल प्लेक्सस सारे नर्व्स यहीं से गुजरती हैं, तो डेफिनेटली आपके मूवमेंट्स और वो चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट के चांसेस रहते हैं। तो मैंने इनसे सबसे पहले कहा एज ए प्लास्टिक सर्जन कि क्या वैस्कुलरिटी ऐसा ना हो कि ये काला पड़ने लगे या मूवमेंट में कोई दिक्कत आए। तो उन्होंने कहा बस ये चैलेंज तो है, बट ब्रैकियल प्लेक्सस को, नर्व को बचा के हम जाएंगे तो इस चीज़ को किया जा सकता है। और मैंने क्या कहते हैं, इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं, ये रिजल्ट किया जा सकता है। तो फिर हम लोगों ने उसके ऊपर प्रोसीड किया और आज मैं आप लोग को वीडियो भी शेयर करूंगा उसके सारे मूवमेंट्स और सारे वो अच्छे हैं, हाथ के सारे फंक्शंस नॉर्मल हैं। तो 12 दिन के पोस्ट ऑप के बाद, वैसे भी इसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लिकेशन होने होते हैं पोस्ट ऑप 2-3-4 दिन में हो जाते हैं। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने 12 दिन बाद बुलाई कि पेशेंट पूरी तरह सेटिस्फाइड रहे कि उसके सारे फंक्शन इंटैक्ट हैं, उठने में भी सही है, उसके उंगलियां काम कर रही हैं, उसके हाथ काम कर रहे हैं, उसके सब कुछ काम कर रहे हैं। इसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आज टाका काटने का दिन था, इसलिए मैंने इसी दिन पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा कि पेशेंट पूरी तरह रिजल्ट आ चुका है उसके बाद। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और उसके बाद उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, तो अपने को भी अच्छा नहीं लगता कि दैट इज़ नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। डेफिनेटली ये एक अच्छी पहल है और थैंक्स टू डॉक्टर अनुराग कि इन्होंने इसको किया। उन्नाव की घटना के बाद परिवहन मंत्री की छापेमारी से नींद से जागे विभाग ने आजमगढ़ के कंधरापुर थाना अंतर्गत भंवरनाथ तथा सेहदा में संभागीय परिवहन अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आजमगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा 31 जुलाई तक चल रहे चेकिंग अभियान के तहत शुक्रवार को अवैध रूप से आजमगढ़ से लखनऊ के लिए पैसेंजर लेकर चलने वाली कुल 15 गाड़ियों का चालान किया, जिसमें एक अर्टिगा और 14 बसें हैं। उन्हीं गाड़ियों में से एक अर्टिगा और 2 बसों को सीज किया गया। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का काफिला बलिया से लखनऊ जा रहा था। उन्होंने आकस्मिक अपने विभागीय अधिकारियों और प्रशासन को बुलाकर अवैध रूप से बाहर नंबर की आजमगढ़ से दिल्ली जा रही बसों की चेकिंग कराई गई, जिसके दौरान 18 बसों को चालान किया गया तथा 10 बसों को कंधरापुर थाने में सीज किया गया। चल रही इस जांच पड़ताल से समस्त बस मालिकों में हड़कंप मच गया। जो भी गाड़ी सीज की गई है या जिनका चालान हुआ है, उन गाड़ियों का परमिट, फिटनेस, बीमा और मानक से अधिक पैसेंजर भरने की बात सामने आई है, जिसके तहत इन गाड़ियों को सीज किया गया और चालान किया गया है। आज भी इसी क्रम में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से RTO प्रशासन राधेश्याम, RTO प्रवर्तन RN चौधरी, ARTO प्रवर्तन अतुल यादव, RI पवन सोनकर, PTO मऊ, ARTO मऊ, PTO बलिया तथा RM मनोज कुमार वाजपेयी, ARM BR गौतम तथा ARM अभिनव सोनकर आजमगढ़ पूरी टीम के साथ उपस्थित रहे। जो गाड़ियां परमिट के विरुद्ध या बिना परमिट, बिना फिटनेस या बिना टैक्स के संचालित हो रही हैं या यात्रियों की सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन करके चल रही हैं, उनके खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। अभी तक हम 15 गाड़ी का चालान कर चुके हैं, 4 गाड़ियां बंद हो चुकी हैं और ये अभी शाम तक निरंतर चलेगा अभियान। आगे भी इस महीने 31 जुलाई तक चलेगा अभियान ये इस तरीके से। तो सर, इससे कुछ यात्रियों को परेशानी भी होती है, तो इसके लिए प्रिकॉशन क्या किया जाता है? उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा संस्था है परिवहन निगम। परिवहन निगम के अधिकारी हमारे साथ हैं, वो बसों की व्यवस्था करके यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। तो ये है कि जो भी गाड़ियां गलत पेपरों के आधार पर संचालित हो रही हैं, उन पर आप कड़ी कार्रवाई करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। तरीके से जो चल रही थी, ये अब तक क्यों नहीं चेक किया गया, क्या कारण था? नहीं, लगातार तो चेकिंग हो ही रही है। हमारे पास उसका आंकड़े हैं। अब अगर इलेक्शन में आज हम गाड़ी बुलाए हैं और परसों हमें इलेक्शन कराना है, तो आज तो गाड़ी बंद नहीं करने जा पाएंगे, आज तो हम इलेक्शन कराएंगे। वो भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और उसमें परिवहन विभाग लगातार 4 महीने तक व्यस्त रहता है। अच्छा सर, ये जो पकड़ी गई है गाड़ियाँ, इसमें क्या क्या खामियां मिली हैं? जो है इनकी किसी में फिटनेस नहीं है, वैलिड नहीं है, किसी का टैक्स फिटनेस दोनों वैलिड नहीं है, किसी में सीट ज़्यादा लगी हुई है, किसी में स्लीपर ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इस तरह से। अच्छा सर, इन लोग का जो किराया है, क्या ये आप लोग के विभाग से कुछ इनका होता है कि अपने मनमाने तरीके से किराया लेते हैं? जो नहीं, विभाग से होता है। गुरुवार को स्थानीय शारदा टाकीज के प्रांगण में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ।
जिसे देखने के लिए शहर के तमाम सुधीजन उमड़ पड़े। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ और सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में कल 25 दिवसीय बाल नाट्य कार्यशाला के समापन अवसर पर अभिषेक पंडित कृत नाटक 1 से भले 2 का शानदार मंचन संपन्न हुआ। नाटक एक बहुचर्चित लोक कथा पर आधारित है, जिसने एक नेवला वीरादित्य मौर्य जो कि मकई खा खा कर मोटा हो जाता है और बढ़ी कृष्णा यादव के पास अपनी छिलवाने के लिए जाता है। बढ़ी के मना करने पर वो राजा श्रेयांश यादव के पास जाता है। इस तरह नेवला क्रमशः रानी आशनी यादव, सांप हर्ष मौर्य, बान सोम श्री आग अनुज यादव, पानी राघवी पांडे के पास जाता है। सभी इसके सन की मांग को खारिज कर देते हैं। तब हाथी उसकी मदद को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी अपने मोटापे से परेशान है। उसके बाद सारे पात्र डर सहम जाते हैं। अंत में राजा बढ़ी को बुलाता है और डांटता है। तब बढ़ी कहता है कि वो नेवले को सबक सिखाने के लिए उसे माना किया। नेवला और हाथी शर्मिंदा होते हैं। इस प्रकार इस नाटक का सुखद अंत होता है। नाटककार ने इस कथा में बनिए समीर के चरित्र को जोड़कर पूरी कहानी को नया कलेवर दिया। उपयोग से अधिक उपभोग न करने का संदेश दर्शकों को बहुत पसंद आया। इसके अतिरिक्त सूत्रधार की भूमिका में आदित्य, अभिषेक सिपाही की भूमिका में हर्ष सिंह व अर्श ने जबरदस्त अभिनय किया। नाटक का सबसे मजबूत पक्ष उसका संगीत रहा। सूरज मिश्रा, चंदन और राज ने इसकी जिम्मेदारी निभाई। प्रकाश परिकल्पना रंजीत कुमार और संदीप का रहा। मंच विन्यास सुग्रीव विश्वकर्मा ने किया। कॉस्ट्यूम और आंचल तिवारी, मेकअप अर्जुन ने किया। नाटक का निर्देशन ममता पंडित ने किया। इस कार्यशाला का सहायक निर्देशन अंगद निषाद ने किया। अंत में बच्चों को मुख्य अतिथि फौजदार सिंह, प्रभु नारायण पांडे, प्रेमी जर्नलिस्ट क्लब आजमगढ़ के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने प्रमाण पत्र वितरित किया। इसी दरमियान संत कबीर नगर से पधारी चित्रकार सुष्मिता सिंह, बक्की के चित्रों की प्रदर्शनी ब्याह शीर्षक से प्रदर्शित किया गया, जिसकी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। Sarvodaya Public School near RTO office Harbanspur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty. Advanced labs. Magnificent library. Huge playground with lush green campus. Separate ground for pre-nursery. Separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board.